एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसका मेरे पास में मैसेज आता है कि वीर भाई आपसे मिलना है। मैं कहता हूं कि ठीक है यार, मैं उसके साथ में अपनी लोकेशन शेयर करता हूं। वो लोकेशन फॉलो करते करते डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मेरे पास में पहुंच जाता है। आखिर वो मेरे पास में कैसे पहुंचा? क्योंकि मैंने उसके साथ में लोकेशन शेयर की और लोकेशन फॉलो करते करते वो मेरे पास में पहुंच गया। अगर मैं लोकेशन शेयर न करता तो क्या वो मैं फॉलो कर पाता, मेरे पास में पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता अगर मैं उसको नहीं बताता। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है यूपीएससी के अंदर में। और यूपीएससी के अंदर में जो आप लोगों का वो जो मैप है जो आप लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा वो है आप लोगों का सिलेबस। ये सिलेबस फॉलो करते करते आप लोगों को चलना है और आप लोगों का टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस, कई सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि एथिक्स का भी कोई सिलेबस होता है क्या, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ये पूरी की पूरी वीडियो जो है हर एक उस बच्चे के लिए फायदेमंद है जिसको सिलेबस को लेकर दिक्कत होती है। ये वीडियो देखने के बाद में कभी भी सिलेबस को लेकर दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आया ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया कि सर सिलेबस के बारे में बता दो। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन पूछने की कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछ के कुछ गलती कर दी। क्वेश्चन पूछो, अगर कोई नहीं बताता है तो उसको आप लोग खुद से सर्च करो, सर्च कर कर उसमें सर मारो, अपने को डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये फाइनल हमारा टारगेट होना चाहिए। और यूपीएससी के तो पेट का रास्ता ही सिलेबस से होकर जाता है। अगर आप लोग आज सिलेबस क्लियर नहीं करोगे तो ये आप लोग को ताउम्र जब तक आप लोग यूपीएससी की तैयारी करोगे ये परेशान करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जूते के अंदर कंकड़ चली जाती है और आप लोग चलते रहते हो, परेशान होते रहते हो। कंकड़ नहीं निकाल के फेंकोगे तो आप लोग जर्नी पर अपनी बेसिकली परेशान रहोगे और डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे। सिलेबस भी ऐसा ही है, एक बार इस कंकड़ को निकाल के फेंक दो, यानी कि ढंग से कवर कर लो और फिर देखो जर्नी में आप लोग को कितना मजा आता है। एक बात आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि अगर किसी जर्नी पर जाते हैं तो एक दोस्त को साथ में ले जाओ तो आप लोगों का रास्ता जो है वो शानदार हो जाता है। इसी तरीके से यूपीएससी के सिलेबस के साथ में इसका एक दोस्त है। वो दोस्त कौन है बताइए जरा? वो दोस्त है पुराने पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं। अगर उसको आप लोग सिलेबस के साथ में मिलाकर अगर थोड़ा सा उसको टाइम दोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों की जर्नी जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन की और ज्यादा आसान हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिलेबस मिलता कहां से है। तो सिलेबस मिलता है यूपीएससी की वेबसाइट से। वेबसाइट पर आप लोग जाना, वहां पर जो नोटिफिकेशन होता है उसको डाउनलोड करना। और जब वो नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लोगे, अगर किसी भी साल का आप लोग उठाकर देखोगे तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है कि वो लगभग 28, 29, 30 या 31 जो पेज होता है वहां से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। एक दो आगे पीछे भी हो सकता है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की वेबसाइट से आप लोग नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैं पिन कर दूंगा ऊपर ही सिलेबस, जिससे आप लोग इसको जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करना सिलेबस का ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है इसको निकालकर अपने सामने A4 साइज की शीट पर रख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जब भी कुछ पढ़ने बैठो तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस का काम करेगा। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, इवन चाहे आप लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को गाइड करने वाला है। इसलिए आप लोगों के सामने 24 घंटे आप लोगों की टेबल पर, आप लोगों के पास में बैग में, जहां पर भी आप लोग जाइए सिलेबस आप लोगों को रखना है, ताकि आप लोग टाइम वेस्ट ना करो। जब भी लगे कि हाँ यार ये पढ़ रहे हैं, क्या ये एग्जाम के हिसाब से सही है, तुरंत सिलेबस खोलो, आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एग्जाम के हिसाब से सही है या फिर नहीं है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते टाइम सिलेबस निकाल लेते हो, उसके साथ में एक छोटा सा काम और कर लेना। अगर आप लोग चाहते हो कि सोने पर सुहागा हो जाए, उसके साथ में 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर और रख लेना। इससे आप लोगों की जिंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी। और एक छोटा सा सजेशन जो मेरे एक्सपीरियंस पर मैं बोल रहा हूं, या फिर आप लोग किसी भी ऐसे इंसान से पूछ सकते हैं जिसने सिलेक्शन लिया है। उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग कोई भी मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यूपीएससी के द्वारा जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख लेना है। उससे आप लोग क्या फायदा होगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो टेस्ट सीरीज जो भी आप लोग लेने जा रहे हैं तो आप लोगों के लायक है या फिर नहीं लायक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि वही टेस्ट सीरीज आप लोग लीजिए जो कि यूपीएससी के पैटर्न पर हो। जैसे नहीं, कई सारे बच्चे अभी यहां पर जैसे एसएलवी एप्लीकेशन पर या फिर एसएलवी की जो वेबसाइट है studyloverveer.in, वहां से जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर फ्री के जो मॉक लगा रहे हैं, उसमें कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना टफ क्वेश्चन क्यों बनाते हो। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो एक्सपर्ट फैकल्टीज बैठी हुई हैं वो पूरा का पूरा एनालिसिस करके यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाते हैं।
तो इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा, पहले यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों को देख लेने हैं सारे, उसके बाद में किसी टेस्ट सीरीज में आप लोगों को एंट्री करना है। ये एक तरीका फॉर्मूला है जो कि आप लोग ये पैसे भी बचाएगा और टाइम भी बचाएगा। पता चला पैसे खर्च कर दिए और कहीं और पहुंच गए और सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करता हूं मैं आप लोगों से सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, ताकि आप लोग चीजों को आसानी से समझ सको। फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो रियलिटी में एग्जाम को लेकर सीरियस है। वरना जो बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है बस चल रहा है काम, चल रही है जिंदगी, तो वो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में ये डिस्कस करने वाला हूं और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होने वाली है, ताकि आज के बाद में आप लोगों को सिलेबस में कोई दिक्कत न रहे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम जो कि आप लोगों को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाता है, आईएफएस ऑफिसर बनाता है, या फिर बोलूं कि सोसाइटी में बहुत ही एक रेप्यूटेड पोजीशन पर पहुंचाता है, उसका ये सिलेबस है। इसको फॉलो करिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो प्रीलिम्स होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर मेंस के बारे में, फिर ऑप्शनल के बारे में, और फिर आगे चलेंगे सिस्टमैटिक वे में। यहां पर बात की जा रही है प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर नंबर 1 होता है, ये आप लोगों का 200 मार्क्स का होता है, और पेपर नंबर 2 होता है, वो बेसिकली वो भी 200 मार्क्स के आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर 2-2 घंटे दोनों के लिए टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा पेपर 1 के बारे में, जो कि प्रीलिम्स का पेपर होता है, जो कि आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर इसको क्लियर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग अपनी सेकंड स्टेज यानी कि मेंस पर नहीं पहुंच पाओगे। ये भले ही क्वालिफाइंग है, पर मैक्सिमम जनता यहीं पर ही लुढ़कती है। कई सारे लोग तो ये मानते हैं कि प्रीलिम्स इतना टफ होता है, उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, अगर ये हर्डल पार कर लिया मेंस फिर भी आसान है, क्योंकि वहां पर आप लोग की मेहनत रंग ला जाती है। पर प्रीलिम्स में कई बार मेहनत भी रंग नहीं लाती है। ये बोलते हैं कि किस्मत का खेल है। क्यों? क्योंकि वहां पर कई बार जो है हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत काम करता है, हालांकि अब वो थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है वो है करंट इवेंट, जिसको नॉर्मली सारथी भी बोलते हैं। सारथी कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाभारत, आप लोगों ने देखी या फिर सुनी होगी, उसमें कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को एक तरीके से गाइड करते हैं। तो वो जो गाइड करते हैं कि क्या क्या करना है, उसके बेस पर अर्जुन जो है वो कहीं ना कहीं पूरे युद्ध को अपने हाथों में समेट लेता है। ऐसे ही करंट अफेयर अगर आप लोग उठाकर देखोगे, ये लगभग 40 से 50% कई बार पेपर में रोल प्ले करता है। क्या बात कर रहे हो सर? कई बार हमने सुना है कि 20-25 क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिलते हैं, उसका बैकग्राउंड आप लोग को हमेशा करंट अफेयर देखने को मिलेगा। जैसे अभी अगर बात करें पैलेस्तीन और जो इजराइल का जो चक्कर चल रहा है, वहां पर जिस तरीके से वहां पर आज की डेट में हरकतें देखने को मिल रही हैं, आप लोगों से क्या करेंगे, वो लोकेशन पूछ लेंगे, बोलेंगे रफा क्रॉसिंग कहां पर है, बताओ जरा रफा क्रॉसिंग किस किस देश के बीच में है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या बन गया? मैं बेस्ड क्वेश्चन बन गया। क्या है? आप लोग बोलोगे सर ये तो मैं बेस्ड क्वेश्चन है, पर रियलिटी में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर इसीलिए बहुत ही बड़ा पोर्शन हो गया है, और इससे एक फायदा और होता है एग्जामिनर को, वो कहीं ना कहीं जो खासकर जो भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री चल रही है आज की डेट में कोचिंग की, उनकी जो मंशा है उसको ध्वस्त करने के लिए भी यहाँ पर आज की डेट में डायनामिक पेपर बनाता है। कभी एक सेक्शन को बढ़ा देता है, दूसरे सेक्शन को घटा देता है। और करंट अफेयर जो आपने पकड़ लिया, इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी द हिंदू न्यूज़पेपर का जब एनालिसिस में लेकर आता हूं, उसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के भी आर्टिकल डालता हूं, और हर एक जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाता हूं उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताता हूं, स्टैटिक पोर्शन बताता हूं आप लोगों को, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि अगर वो टॉपिक आप लोग पढ़ लो, पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर एग्जाम में नहीं भूलोगे। तो करंट अफेयर तैयार करना आपका बहुत बड़ा पोर्शन तैयार कर देगा। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो आप लोग का बुद्धि का विकास नहीं होगा, खासकर यूपीएससी के एग्जाम पर तो आप लोग लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एडिटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां पर बेसिकली माना जाता है, जिसमें आप लोग को तर्क वितर्क करने की भी शक्ति आती है, और वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाता है। अक्सर कई सारे टॉपर से आप लोगों ने सुना होगा कि भले ही पूरा न्यूज़पेपर छोड़ दो पर एडिटोरियल मत छोड़ना। तो ये पोर्शन इसीलिए आप लोगों को इतनी तसल्ली में मैं कवर कराता हूं, ताकि आप लोग ढंग से अपना माइंडसेट डेवलप कर सके। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में। और कई बार तो जो मेंस का पूरा पेपर होता है ना, वो ऐसा लगता है कि करंट अफेयर से आ गया, और ये मैंने आप लोगों को कई बार एनालिसिस भी किया है मेंस का पेपर, उस टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा। सिलेबस के बारे में एक बात बोली जाती है हमेशा, रीड बिटवीन द लाइन। वो क्या है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हिस्ट्री इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी के साथ में यहां पर इंडिया नेशनल मूवमेंट। तो यहां पर बकायदा वो चाह रहे हैं कि आप लोग हिस्ट्री का ओवरव्यू लो और नेशनल मूवमेंट के ऊपर में अलग से फोकस करो, वरना वो हिस्ट्री लिख के छोड़ देते, पर नेशनल मूवमेंट को चाह रहे हैं कि आप लोग अलग से फोकस करो। तो ये यहां पर आप लोगों से बता रहा है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसको आप लोग अलग से टाइम दो। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें इन्होंने इंडिया के बारे में बात की है।
यानी कि हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर में वो ओनली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आप लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो इंडियन और इसी के साथ में यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल दी उन्होंने यहां पर। यानी कि हिस्ट्री तो चाह रहे हैं वो इंडिया की, बताओ वो नहीं चाह रहे आप लोग दुनिया की बेसिकली हिस्ट्री पढ़ते फिर अभी यहां पर प्रीलिम्स के पोर्शन पे, पर लेकिन ज्योग्राफी जरूर चाह रहे हैं कि आप लोग वर्ल्ड की पढ़ो। उसके पीछे रीजन क्या है, जब तक आप लोग वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग ये जान ही नहीं पाओगे कि कैसी कैसी लोकेशन, कैसी कैसी सिचुएशन, कैसी कैसी आप लोगों की कंडीशन बनी हुई है। अगर कल को चलकर आप लोग एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप लोग जाते हो, तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वहां की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वहां की सोसाइटी कैसी है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है। तो ये सारी इंडिया और वर्ल्ड दोनों के रेस्पेक्ट में चाह रहा है यूपीएससी, आप लोग इसको क्लियर करो, ठीक है, तभी तो एक अच्छे डिप्लोमेट्स आप लोग बन पाओगे, तभी तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। वरना जरा सी देर में बोल देते हैं अच्छा वहां पर ये दुर्घटना घट गई, आप लोग को पता है अच्छा वो पर्टिकुलर एरिया तो उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है, तो आप लोग उसको कोरिलेट कर पाओगे, आप लोग समझ पाओगे कि वो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर तो ऑयल पाया जाता है, इसलिए वहां पर ऑयल को लेकर लड़ाई होती है। तो ये चीजें आप लोग समझ पाओगे। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मानोगे तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो आप लोग की बेसिकली आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप लोग इस सिलेबस के साथ साथ में कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाने से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में अगर आप लोगों ने मेरी ये सलाह मान ली तो यूपीएससी की जर्नी आप लोग की आसान हो जाएगी, और इतनी आसान हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और एनसीईआरटी, जिस इंसान ने इन तीनों चीजों को घोटकर पी लिया, वो ये समझो कि वो इंसान यूपीएससी का आधा सा काम कंप्लीट कर चुका है, अब बस प्रैक्टिस रह गई है और कुछ स्टैंडर्ड बुक रह गई है। तो ये बात आप लोग समझना। इंडियन पॉलिटी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी, 180 से भी ऊपर लेक्चर हैं। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया सिस्टमेटिक वे में। इंडियन पॉलिटी आप लोगों को बताई यहां पर गवर्नेंस, इसी के साथ में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पंचायती राज सिस्टम कैसा है, पब्लिक पॉलिसीज किस तरीके की चीजें लेके की जाती हैं, और जो राइट इश्यूज हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, राइट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज सिस्टम मैंने बकायदा 2 लेक्चर में अलग से लिया था, ये समझाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका सबसे आसान तरीका है हमारा पंचायती राज सिस्टम। और फंडामेंटल राइट आप लोगों को याद होगा, मैंने सबसे शानदार तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट फोकस दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, और आप लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि आप लोगों का पढ़ना एग्जाम के लिए अलग बात है, पर जब आप लोग जाकर उस कुर्सी पर बैठोगे, जो आईएएस ऑफिसर की कुर्सी होगी, आईपीएस ऑफिसर की कुर्सी होगी, वो आप लोगों से किताबी नॉलेज नहीं मांगते हैं, वो आप लोगों से प्रैक्टिकलिटी मांगते हैं कि हमारी सोसाइटी में किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप लोग किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर उनके अधिकारों को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री आप लोगों को ये बताएगी गलती कहां नहीं करनी है, गलतियों से सीखो। ज्योग्राफी आप लोगों को बताएगी कि किस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो। पॉलिटी जो है आप लोग को जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं उसके बारे में आप लोगों से बात करेगी। और जब ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो पॉलिटी है वो इकोनॉमी की गार्जियन होती है, तो इसलिए पहले पॉलिटी पढ़ाई जाती है। इवन आप लोगों को पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी पहले आप लोग की हेल्थ आती है, उसके बाद में एजुकेशन आता है। इसलिए पहले यहां पर पॉलिटी आती है, उसके बाद में आप लोग को इकोनॉमी देखने को मिलती है। क्योंकि पॉलिटी नहीं रहेगी तो इकोनॉमी कहां से निकल कर आ जाएगी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए पॉलिटी के बाद में आप लोग का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बकायदा टोटल आप लोगों के सामने 17 गोल होते हैं। अच्छा, कितने टारगेट होते हैं? डेली द हिंदू न्यूज़पेपर में 2-4 बार तो बता ही देता हूं। बताइए कितने टारगेट हैं उसके अंदर में? 17 जो गोल है वो आप लोग की फिंगर टिप्स पर याद हो जाने चाहिए। उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, देख लेना, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। जैसे एप्लीकेशन पर क्लासेस चलती हैं वो एक अलग चीज है, यूट्यूब पर सारी चीजें हैं वो भी आप लोग को उसी क्वालिटी में देखने को मिलेगी। जाकर सर्च कर लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर, मींस में इतना फायदा पहुंचाएगी जिसका कुछ हद नहीं है। आप लोग जाकर एक बार देखना उसको। पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, ये गोल में ही आप लोगों को इंक्लूड देखने को मिलेगा। इंक्लूजन जब बात करते हैं, पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना, अपनी जनता का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेंसस भी आप लोगों को देखने को मिलता है, डिलिमिटेशन कमीशन देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और सोशल जो इनिशिएटिव है खासकर सोसाइटी में सेक्टर के लिए, बेसिकली हमारी सोसाइटी में वेलफेयर के लिए, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ आप लोग बोल ही नहीं सकते। उसी सोसाइटी में जाकर आप लोगों को काम करना है, गरीबी को उसी को मिटाना है, आप लोगों को भुखमरी को मिटाना है। लोगों के लिए सोसाइटी में जो सरकार ने स्कीम बनाई है, चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की, वो आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। तो ये आप लोगों को ढंग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी के साथ में जनरल इश्यूज हैं, जैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में आप लोग बात करते हैं। आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज है वो गले की हड्डी बना हुआ है, जो कि निगला जाए ना उगला जाए। इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। बताओ भी रिसेंटली कहां पर हुई है?
बहुत ही तसल्ली में इसके बारे में डिस्कस किया था, एडिटोरियल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। ये क्या है, ये आप लोगों के लिए प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों से पूछेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। एनसीईआरटी फाउंडेशन तैयार कर देगी, इसलिए इन्होंने बोला है कि नोट रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो आप लोगों को यहां पर पीएचडी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बस इसको समझ लो कि हाँ यार ये भी होता है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो अच्छी बात होगी कि आप लोग सिस्टमैटिक वे में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर समझा नहीं तो फिर क्या मतलब रह गया। यहां पर जनरल साइंस के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर देखते हो द हिंदू वाला, उसमें आप लोगों को याद होगा मैंने इसरो के बारे में भी डिस्कस किया था कि इसरो ये चाह रही है कि लोगों को बेसिकली पता चले कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल साइंस को भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए 8वीं क्लास के पास बच्चे जो कि 9वीं में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए एक पुरस्कार स्टार्ट किया गया है इसरो के द्वारा। एक कंपटीशन टाइप का है जिसमें लगभग वो आप लोगों को 2 हफ्ते अपने पास में रखते हैं, आप लोगों को लेबोरेटरी दिखाते हैं इसरो के साइंटिस्ट से मिलाते हैं, ताकि इवन एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट किया जा सके सोसाइटी के अंदर भी। और हमारे देश के जो बच्चे हैं वो आईएएस आईपीएस इन सबको तो बनने की कोशिश करें, साथ साथ में साइंटिस्ट भी बनने की कोशिश करें। तो जनरल साइंस जरूरी है एक इंसान को साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने के लिए, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोग की एनसीईआरटी से पूरी हो जाती है। तो एनसीईआरटी आप लोग के लिए यहां पर एक रामबाण का काम करती है। एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, कई सारे लोग बोलेंगे सर प्रमोशन कर रहे हो, पर लेकिन ये बोलना जरूरी है, एनसीईआरटी इतने शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाई गई है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग अगर जाकर देखोगे, आज की डेट में देश का सबसे सस्ता कोर्स एनसीईआरटी का निकाला गया है एसएलवी के द्वारा। ओनली 999 में है, वो भी 1 साल के लिए, और जीएसटी इसके अंदर में इंक्लूड है। आप लोग सोच के देखो कि सारी की सारी एनसीईआरटी ओनली 999 में आप लोगों की कवर हो जा रही है। तो इससे क्या फायदा आप लोगों को होगा कि फाउंडेशन आप लोग ये समझ के दो कि आप लोगों की जिंदगी आसान हो गई। यहां पर सिलेबस का पता चल गया, पीवाईक्यूज का पता चल गया, एनसीईआरटी कवर कर ली, वो भी 999 में, वो भी शानदार तरीके से। तो आप लोग समझो कि आधी जिंदगी आप लोग की आसान हो गई यहां पर। अगर खुद से भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप लोग यहां पर कोशिश करोगे कि इनको कवर करने की, तो बहुत फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आइए अब चलता हूं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। ये पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर पेपर 2 का। पेपर 2 का जो पेपर होता है उसको बोलते हैं सीसेट। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा सीसेट वाला जो पेपर होता है, हालांकि यूपीएससी यहां पर खेलती है कई बार। वो कहती तो है कि भाई साहब बहुत ही आसान लेवल की चीजें पूछ रहे हैं, वो लिख देती है कि 10th लेवल का पूछ रहे हैं भाई साहब, 10th लेवल का पूछ रहे हैं, पर लेकिन जब पेपर आप लोग उठाकर देखते हो तो वहां पर तोते उड़े हुए आते हैं नॉर्मली। तो यहां पर आप लोग का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे। ठीक है, इंटरपर्सनल ये स्किल जो इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल न्यूज़पेपर रोल प्ले करेगा। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ये आप लोग की प्रैक्टिस आप लोग को यहां पर बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। कई सारे लोग ताव में रहते हैं कि हाँ सीसेट तो क्लियर हो जाएगा, 33% ही तो करना है, 66 ही तो मार्क्स लेकर आने, 200 में से कौन सी बड़ी बात है। भाई साहब ये आप लोगों को 2-2 साल 3-3 साल तक लटकाए रखता है अगर इसको टाइम नहीं दोगे। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग की एक तरीके से मेंटेलिटी जानना चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग प्रॉब्लम को लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे ना, ये सारी की सारी चीजें इस सिलेबस को समझोगे। यूपीएससी ने आप लोगों को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है यहीं से कि आप लोग ऑफिसर बनने लायक हो कि नहीं, आप लोग डिसीजन ले पाते हो कि नहीं, प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हो कि नहीं, एनालिटिकल आप लोग की एबिलिटी है कि नहीं। तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी, आप लोग किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हो, बेसिक न्यूमेरेसी क्या आप लोगों की क्लियर है। ये कहीं ना कहीं आप लोग चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये आप लोगों ने देखा होगा जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रेगुलर एक डेटा पॉइंट आता है वहां पर। अगर आप लोग चीजों का एनालिसिस करना चाहते हैं, इस एरिया में कितने क्राइम हो रखे हैं, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है, पहले क्राइम कितने थे अब क्राइम कितने हो गए, पहले भुखमरी कितनी थी अब कितनी भुखमरी हो गई है, आईएएस ऑफिसर यही चीजें सर्च कर इनका स्टडी कर ही तो पॉलिसी बनाता है। अगर ये चीजें आप लोगों को नहीं पता होगी तो कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलोगे। तो ये फाउंडेशन है, आप लोगों को यहीं से ही यूपीएससी ने परखना स्टार्ट कर दिया है। अगर ढंग से आप लोग देखोगे तो ये स्टार्टिंग से आप लोगों को क्लियर करके चलना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसको लेकर माइंड में कई बार डाउट हो सकते हैं कि यहां पर सर पेपर तो 2 होते हैं, पर लेकिन कैसे आप लोग देखते हैं कि ये क्वालिफाइंग है, या फिर पहले पेपर में कितने मार्क्स यहां पर और दूसरे में लगभग क्या होता है। तो ये बातें मैं आप लोगों को बताता हूं यूपीएससी इसको कैसे देखती है। यूपीएससी ने साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि पेपर 2 जो कि होता है, जिसको आप लोग सीसेट बोलते हो, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इनके 33 फिक्स मार्क्स आप लोगों को लेकर आने हैं, 33%, यानी कि लगभग 66 नंबर आप लोगों को लेकर आने हैं 200 में से। टोटल आप लोगों के सामने 200 मार्क्स रहते हैं, पर 80 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहां पर ये बोलते हैं कि 66 नंबर लेकर आओ आप लोग उनमें से। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलिए कि मैंडेटरी है कैंडिडेट को कि दोनों पेपर में वो क्या करे, दोनों पेपर में जो प्रीलिम्स के हैं एग्जामिनेशन में, वो यहां पर तभी आप लोगों के बेसिकली इवेल्युएट किए जाएंगे जब आप लोग क्या करोगे उसमें अपियर होगे, वो तो मैंडेटरी है। और इसी के साथ में यहां पर जब आप लोग का यहां पर 33% मार्क्स आ जाएंगे तभी आप लोग का जीएस वाला पेपर जो है वो चेक होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये जरूरी है। अब इसका आसान तरीका क्या है, आप लोग को यहां पर अगर कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है तो एटलीस्ट हिंदू न्यूज़पेपर का डेली एक आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िए, एक एडिटोरियल बेसिकली, उससे क्या होगा कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का काफी अच्छा होता चला जाएगा। किसी को भी अगर दिक्कत है, देखिए जीएस में आसानी रहती है कि आप लोग सिलेबस देख लो, आप लोग पीवाईक्यूज देख लो, आप लोग को फायदा हो जाएगा, और एनसीईआरटी, तीन चीजें आप लोग की नैया पार लगा देगी, ठीक है। पर लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने फाउंडेशन पर भी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर एक मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन, और इंग्लिश में अगर हल्के हैं तो उसको अलग से टाइम देना स्टार्ट कर दो, आप लोग की सारी चीजें तैयार हो जाएंगी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं ये स्टूडेंट था, मैं सारी चीजें देखा करता था, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसीलिए जब भी एप्लीकेशन पर कोई भी अब क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, अब आप लोगों को देखने को मिलेगा देश के अंदर में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि सी सेट का कोर्स जो है वो 2 से 2.5 महीने से ज्यादा चलाता हो। हमारे यहां पर लगभग 8 महीने सी सेट की क्लासेस चलती हैं, और उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बकायदा बेसिक इंग्लिश कवर कराई गई है, पूरे देश में कोई नहीं कराता है। मतलब आप लोगों से दुनिया भर के पैसे लेते हैं फिर भी नहीं कराते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट था मुझे लगता था कि यार कहीं ना कहीं ये चीज होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देखकर चलो, तो कभी भी डाउट नहीं रखना आप लोग को जरा सा भी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पेपर को हल्के में मत लेना, सेकंड पेपर को। और आप लोगों को टेलीग्राम पर एक आर्टिकल भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, जैसे एसएलवीपीडिया के नाम से एक टेलीग्राम है, वहां पर आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं तो एक आंसर राइटिंग ग्रुप भी है आप लोगों के लिए, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। उस आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोगों को डेली आंसर लिखने के लिए दिया जाता है, उसके बारे में आगे भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर रेगुलर द हिंदू वाली वीडियो सुनते हैं तो उसमें दुनिया भर की चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को, ये सारी की सारी आप लोगों को कंबाइन आप लोगों के डेस्टिनेशन पर पहुंचने में हेल्प करती है। तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस पार्ट 1 और यहां पर मैंने आप लोग कवर कर दिया, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों का हो गया। क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। फीडबैक जरूर दे देना, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर बता देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, आप लोगों तक इसको पहुंचाया, तो क्या आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो उसका एक आसान तरीका है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लिखकर कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या फायदा हुआ है, और आप लोगों का ये कौन सा अटेम्प्ट है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, जो भी आप लोग है उसके बारे में बताना। और क्या अब से पहले सिलेबस इतना तसल्ली में आप लोगों ने कभी पढ़ा था या फिर सुना था, तो अपनी वो बातें भी आप लोग जरूर शेयर करिएगा। ये सिलेबस पूरा का पूरा आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, स्टडी लवर वीर के नाम से, लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी देख लेना, वरना स्टडी जो यूपीएससी की वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ओके। जब आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो फिर आप लोगों का एक तरीके से बोल सकते हैं कि 2020 आप लोगों का खत्म हो गया। अब आप लोगों का यहां पर स्टार्ट होगा टेस्ट मैच, यानी कि 1 डे एग्जाम खत्म, अब आप लोगों का यहां पर चलने वाला है टेस्ट मैच, जो कि एक शानदार तरीके से आप लोगों को मैं बातें बताऊंगा जो कि आप लोग यहां पर समझ पाएंगे, और एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो पेपर होता है उनके मार्क्स कितने होते हैं, फिर मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पर आप लोगों को फोकस देना है। जैसे यहां पर जब मेंस के सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर मेंस के सिलेबस में आप लोगों को कौन कौन से पेपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कौन से पेपर क्वालिफाइंग है और कौन से पेपर के मार्क्स कवर होते हैं। प्रीलिम्स का पेपर क्लियर करने के बाद में आप लोगों के हाथ में अभी 0 बटा लड्डू रहेगा, यानी कि कोई भी मार्क्स आप लोगों का ऐड नहीं होने वाला है, बस आप लोग एक स्टेज क्लियर करके दूसरी स्टेज पर आ गए। अभी यहां पर अगर मैं बात करूं, इसमें जब दूसरी स्टेज में आ गए तो मेंस का पेपर होगा, तो उसमें आप लोगों के 2 तो क्वालिफाइंग पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा वो अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। इंडियन लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि 8वें शेड्यूल में है। ये वही लैंग्वेज है जो कि मैं हजारों बार आप लोगों को रेगुलर न्यूज़पेपर में पढ़ाता रहता हूं, ठीक है। बताइए टोटल कितनी लैंग्वेज है, देखो जरा आपको किस किस को याद है। तो यहां पर बताइए ओरिजिनली संविधान में कितनी लैंग्वेज थी और बाद में कितनी हो गई, ये भी बताना, ठीक है।
ये एक क्वालिफाइंग पेपर रहेगा 300 नंबर का, ठीक है। और दूसरा यहां पर इंग्लिश का पेपर रहेगा, क्योंकि देखो इंग्लिश को लेकर ना कई सारे लोग हवा बना के रखते हैं, पर लेकिन हमारा देश जितना डाइवर्स है, अगर इंग्लिश नहीं सीखोगे तो एक ऑफिसर के तौर पर आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। आप लोगों को याद होगा कि जो सेकंड रैंक आई थी अनु, उनका जो एक तरीके से पोस्टिंग मिली उनको साउथ में मिली थी। तो अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे आप लोग सर्वाइव करोगे, लोकल लैंग्वेज आप लोग जानते नहीं हो। तो इसलिए जरूरी है इंग्लिश को आप लोगों को हवा नहीं बनाना है, टाइम देकर सीखना है, और थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप लोग सीख भी लोगे। ये दोनों पेपर अगर क्लियर हो जाते हैं तो ही आप लोग की आगे मेहनत काम आएगी। इनको ऐसे समझो जैसे सी सेट का पेपर क्लियर हो गया तो जीएस का आप लोग का चेक होगा, ऐसे ही ये पेपर अगर क्लियर होंगे तो ही आप लोग की आगे मेहनत काम आएगी, ये चेक होंगे और यहां से आप लोग के मार्क्स बनेंगे। वरना भाई साहब समझ लेना कि कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। और बहुत सारे लोग जैसे सी सेट में डूबते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग यहां पर इंग्लिश क्वालिफाइंग आप लोगों का जो पेपर होता है इसमें और हिंदी में भी डूबते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा सा टाइम इसको भी दे लेना ताकि आप लोगों की नैया जो है वो अटके ना, आप लोगों की नैया पार हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था कि सी सेट की जो क्लासेस थी उसमें बेसिक इंग्लिश में मैंने कवर करवाई थी बेसिकली। अभी आप लोगों को बताऊंगा उसका मेन रीजन क्या था, आप लोग समझोगे आगे तो आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं। अभी जो पेपर है यहां पर उसके बारे में अगर मैं बात करूं, पेपर 1 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एसए का पेपर यानी कि निबंध का पेपर। मैक्सिमम अगर न्यूज़पेपर आप लोग सिस्टमैटिक वे में करते हो तो ये समझो कि आप लोग की मुट्ठी में आ जाएगा। और जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 पढ़ोगे तो उसका फाउंडेशन ही आप लोग का एसए से तैयार हो जाएगा। इसलिए इसके लिए आप लोगों को बताऊंगा आगे चलकर कि ज्यादा सिलेबस कोई डिफाइन किया नहीं है आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी। पेपर जो 2 होगा यहां पर वो आप लोगों का देखने को मिलेगा जर्नल स्टडी पेपर 1। ये कंफ्यूज मत होना, पेपर 1 एसए को बोल दिया गया है और यहां पर जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4, 5 जो है इनके अलग से उन्होंने नंबरिंग की है कि ये पेपर 1 हो गया। पेपर 3 होगा वैसे, और यहां पर जनरल स्टडी का पेपर 2 कहलाया जाएगा। पेपर जो 4 होगा बोलने के लिए ये जनरल स्टडी का पेपर 3 कहलाएगा, क्योंकि नंबर 1 एसए को दे दिया था, ठीक है। पेपर 5 जो होगा ये जनरल स्टडी का पेपर आप लोगों का 4 कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा यहां पर, यानी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूं। इसमें पहले पेपर में आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस तो आप लोग समझ पाएंगे। 250 नंबर के होते हैं सारे के सारे पेपर, यानी कि 250 नंबर अगर आप लोग यहां पर इनको काउंट करोगे तो आप लोगों को बता दूं कहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो आप लोग का आता है ऑप्शनल पेपर। अक्सर ऑप्शनल को लेकर कई सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर इसको हल्के में लेते हैं, पर लेकिन ऑप्शनल आप लोगों की जिंदगी बना रहा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर नंबर जो 6 होता है और पेपर नंबर जो 7 होता है। ये टोटल आप लोगों के 7 पेपर देखने को मिलते हैं जो कि आप लोग की नैया पार लगाते हैं, ठीक है। टोटल आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, आप लोग यहां पर देखो ये है पर्टिकुलर 250 नंबर जब आप लोग जोड़ोगे तो यहां पर ऑप्शनल का दूसरा पेपर भी हो गया, ये हो गया टोटल 250 नंबर का। तो टोटल मिलाकर आप लोगों का जो रिटर्न का जो रहता है, जो आप लोगों का मेंस का जो बेसिकली रिटर्न टेस्ट होता है वो होता है 1750 नंबर का, यानी कि 250 250 250 करके आप लोगों के 1750 नंबर हो जाएंगे टोटल आप लोगों के 7 पेपर के। ये 1750 जब आप लोग क्लियर कर लोगे अपना मेंस तो आप लोग जाकर बैठोगे पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, उसमें आप लोगों के टोटल मार्क्स हैं 275, यानी कि जो फाइनल मेरिट निकल कर आएगी आप लोगों की वो ग्रांड टोटल जो होगा वो होगा आप लोगों का कितना, ये होगा 2025 में से। अब एक बात ध्यान रखना यहां पर जो इंटरेस्टिंग है, 2025 में से जो आप लोग का ये आ रहा है ना यहाँ पर मैक्सिमम इसमें से 50% मार्क्स भी अगर आप लोग ले आते हैं ना, यानी कि 1000 के करीब या 1100 के करीब, तो आप लोग टॉपर कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो कैसी मार्किंग होती है, तो किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं चलोगे आंसर राइटिंग की, तो कितने भी पढ़ लेना आप लोग पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जो माँ बाप गलतियां करते हैं वो चाहते हैं बच्चे वो गलती ना करें। तो मैंने भी गलती की थी अपने टाइम पर, पढ़ने में तो इतना लग रहा जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब, पर लेकिन मेंस को आंसर राइटिंग को मैंने उतना प्रेफरेंस नहीं दिया, नॉलेज एक्वायर करने में लगा रहा, पर लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस के थ्रू अपनी किताब में अपनी बुक अपनी कॉपी में ना उतार दें। क्योंकि वहां पर वो एग्जामिनर जब आप लोग की कॉपी चेक कर रहा होता उसको आप लोग का थोपड़ा दिखाई नहीं देता है कि ये कैसा इंसान है, कितना पढ़ा लिखा इंसान है, फिर क्या कर रहा है। आप लोगों की जो कॉपी है जिसमें आप लोग लिख कर आए हो वही आप लोग का फेस है, वही आप लोग का चेहरा है, वही आप लोगों को दिखाता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ाई की है। पर लेकिन पढ़ लिया और लिख नहीं पा रहे हैं, और ये मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है। आप भी सोचते होंगे कि यार पढ़ तो लिया पर लिखने बैठते हैं तो दिमाग जाम हो जाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि दिमाग अगर चोक हो गया आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर पढ़ा लिखा सब धरा रह जाएगा, ऑफिसर बनने का सपना जो है वो पानी में बह जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर भी 100% आप लोग का फोकस होना चाहिए।
तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोगों के सामने जो टोटल फोकस देने वाला एरिया है वो है ये 7 पेपर, जिसमें आप लोग की मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होने वाली है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में आप लोगों को नहीं लेना है। मार्क्स क्लियर हो गए, पर्सनैलिटी टेस्ट 275 का हो गया। एक आप लोगों को सजेशन है जो एक्सपीरियंस के बेस पर भी आप लोग बोल सकते हो, पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर में रिलाई मत रहना बिल्कुल भी। कोशिश करो कि 100% मेहनत अपनी इतनी कर दो कि आप लोगों के मेंस में फाड़ के नंबर आ जाएं। अगर यहां पर कुछ कम भी नंबर आए फिर भी आप लोग को अपनी चॉइस की सर्विस मिल जाए। आईएएस बनना है तो आईएएस मिल जाए, और आईपीएस बनना है तो आईपीएस, या फिर कोई और चाहिए तो वो मिल जाए। वो तभी होगा जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोग धांसू कर लोगे और आप लोगों के पास में एक फोल्डर रहेगा लिखने के लिए। उसके बारे में आगे बात करूंगा कि वो कहां से इकट्ठा होगा, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, वरना फिर मैं आगे चलता हूं, क्योंकि डाउट को क्लियर करके ही जाना है। और फिर से बोल रहा हूं, जो जो भी आप लोग को ये मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं इनको बाकायदा आप लोग एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना इनको और अपने सामने चिपका लेना, क्योंकि आज सुनोगे कल भूल जाओगे, परसों पता चलेगा हाँ कुछ सुना था फिर भूल गए, पता नहीं कहां चल रही है जिंदगी, और नॉर्मल पैटर्न में आ जाओगे। अगर चीजें जितनी आंखों के सामने रखोगे उतने ही लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे, रिकॉल करोगे चीजों को, क्योंकि एग्जाम में रिकॉल पावर ही आप लोगों की काम आती है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं द हिंदू की न्यूज़पेपर के अंदर में कि पूरा डिस्कशन सुनने के बाद में रिकॉल करना कि हम लोगों ने क्या आज पढ़ा है, उससे आप लोग चीजें लंबे समय तक याद रखने में कैपेबल रहोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में सिलेबस बताता हूं मेंस का। ये एक ओवरव्यू हो गया कि किससे कितना मार्क्स पूछा जाता है। एक बात और बता दूं, यहां पर देखो जनरल स्टडी 1 2 3 4 ये सबके इक्वली मार्क्स आते हैं। खासकर अगर 1 2 और 3 में सबके इक्वल मार्क्स आते हैं। सबसे ज्यादा जो उलटफेर होता है वो होता है एसए के अंदर में, एक होता है यहां पर एथिक्स के पेपर के अंदर में, यानी कि जिसका कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है एक तरीके से, या फिर बोलो कि जिसमें ज्यादा सोचने समझने वाली बात आती है, और यहां पर ऑप्शनल पेपर। ये 4 आप लोगों को मेरिट ले जाके मेरिट में आप लोगों का नाम ला देते हैं, यानी कि एसए, एथिक्स, इसी के साथ में 2 ऑप्शनल पेपर। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टॉपर हैं, मतलब अंडर 100 रैंक हैं, उनके इन 4 में सबसे बेहतरीन आप लोगों को मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इनको स्टार्टिंग से ही सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को लेकर चलना है, ये बात गांठ बांध लेना, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ये भी आप लोगों को बता ही देता हूं, क्योंकि फिर आप लोग इसको भी एक तरीके से माइंड में रखोगे तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी उसी बेस पर लेकर चलोगे। जब आप लोग अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में जब मेंस का पेपर होता है, प्रीलिम्स का पता है आप लोगों को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहला पेपर होता है और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरा पेपर होता है। यानी कि एक दिन में आप लोग को 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे लगभग इवनिंग में आप लोग की यूपीएससी मांगती है। इसलिए आप लोग जब भी आप लोग प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं तो अपनी चटाई वटाई लेकर जाते हैं, खाना पीना, ताकि बीच में आप लोग खा सकें। अब मेंस के बारे में बात करते हैं। पहला पेपर होगा 9 बजे से 12 बजे तक, 3 घंटे तक आप लोगों को लगातार लिखना है। अभी भी मुझे याद है जब मेंस दिया था उस टाइम पर उंगलियां जो हैं वो ऐसी हो जाती थी कि आगे खिसकने का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो प्रैक्टिस करते तो धड़ल्ले से चीजें लिख पाते, ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हो। फिर दूसरा पेपर होता है आप लोगों का 2 घंटे बाद, यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि एक ही दिन में लगभग 6 घंटे आप लोगों को पेन रगड़ना है कॉपी के ऊपर में। और अगर आप लोग आज की डेट में अगर आप लोग 5 मिनट और 10 मिनट भी नहीं लिख पा रहे हो तो सोच के देखो कि 6 घंटे कैसे आप लोग लिखोगे। सर डरा रहे हो क्या कि हम लोग तैयारी ना करें? डरा नहीं रहा हूं यार, आप लोगों को तैयार कर रहा हूं ताकि आप लोग जब आप लोग माइंड में एक बार फिक्स कर लोगे ये चीज तो फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि डेली जब मैं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए, और बाकायदा जब आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर पोस्ट करते हो तो उसका जब आप लोग यहां पर एक एनालिसिस देखते हो, आप लोगों को डेमो क्वेश्चन मिलता है, वो रेगुलर 2 क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं आप लोगों को। मैंने कहा कम से कम इतना तो लिखना आप लोग सीखो यहां पर। तो ये आप लोगों को मैं आदत डलवा रहा हूं, जिनके जैसे माँ बाप ने जो गलतियां की हैं वो आप लोगों की गलतियों को नहीं करने से रोकते हैं, आप लोगों को मतलब गलतियां करने से रोकते हैं कि आप लोग वो गलतियां ना करो। ऐसे ही जो मैंने गलतियां की हैं, मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग भी वो गलतियां करो, इसलिए स्टार्टिंग से ही वो चीजें लेकर चलनी है। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो भी ध्यान रखना है इसको। फिर से बोल दूं यही लाइन कि कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है। कोई अच्छा आंसर लिख रहा है तो उससे डरना नहीं है, आप लोगों को भी अपना आंसर जो है वो तगड़ा लिखना है। उसका सबसे आसान तरीका है कि प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो के एंड में मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, बेकायदा आंसर कहां पे लिखना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले सिलेबस क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएलवी आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा। उसके बारे में वीडियो के एंड में मैं सारी चीजें आप लोगों को तसल्ली में समझाने वाला हूं, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स का पेपर बताते हुए मैंने एक बात बताई थी, उसने लिख दिया था कि भाई साहब आप लोगों को यहाँ पर उनको ऐसा नहीं कि आप लोगों को रिसर्च करनी है, पीएचडी होल्डर होने चाहिए आप लोग, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ये खुद उन्होंने सिलेबस के अंदर में लिखा था। पर लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब मेंस के सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं
उन्होंने बाकायदा लिख दिया है कि आप लोगों को गहराई में जाकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप लोगों ना कि आप लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, इन्होंने लिख दिया है यहां पर कि भाई साहब डीप नॉलेज आप लोगों की चाहिएगी यहां पर, और एक एनालिटिकल पावर आप लोगों की चाहिएगी। तो उसके बेसिस पर ये आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूं और आप लोगों को समझाऊंगा कि जो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कशन में वोकैबुलरी देता हूं, सर वोकैबुलरी क्यों देते हो, ठीक है। ये देखो क्वालिफाइंग पेपर है आप लोगों के सामने इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का, उसमें बकायदा ये बोल रहा है कि भाई साहब वोकैबुलरी किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रिसाइज राइटिंग, आप लोग पैसी राइटिंग तभी कर पाएंगे जब प्रिसाइज आप लोग तभी लिख पाएंगे जब आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे तभी आप लोग इसको कवर कर पाएंगे। शॉर्ट एसे, ये आप लोग तभी लिख पाएंगे अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इंडियन लैंग्वेज के बारे में आप लोग बात करें तो इसके लिए भी सेम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि बिना प्रैक्टिस के अगर सोच रहे हो ऑफिसर बन जाओगे तो वो तो नहीं होने वाला है, फिर सपनों में ही ऑफिसर बनोगे। तो आप लोगों को इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज और वाइस वर्सा, ये आप लोगों से बकायदा मेंस के पेपर में, क्वालिफाइंग पेपर में जो कि 300 नंबर के पेपर होते हैं उसमें ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। समझ में आ गया वोकैबुलरी क्यों देता हूं? अब से सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट कर देना जिस किसी ने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोगों को वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मैंने बता दिया कि इंडियन लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये भी यहां पर एक तरीके से मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कौन कौन सी लैंग्वेज है ताकि आप लोगों को डाउट न रहे। यहां पर आप लोग लैंग्वेज देख सकते हैं, जैसे यहां पर ये सारी की सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर ये आप लोगों को यहां पर इनमें से चूज करना रहता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को जो भी सुटेबल लगती है अपनी लोकल लैंग्वेज भी कई बार देख लेते हैं। और यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हालांकि आगे बात की जाएगी, तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं बाकायदा आप लोगों को लिखा हुआ है। इसमें भी जब आप लोग जाते हैं, अगर आप लोग लिटरेचर चाहते हैं, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलती है जो कि नॉर्मली 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को नजर आती है। तो ये मैं आप लोग को बेसिकली दिखाना चाह रहा था। और यहां पर भी आप लोगों के लिए बोलते हैं कि मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट लेवल की आप लोगों से यहां पर ये लैंग्वेज पूछेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई पूछने वाले हैं। यानी कि जो ये क्वालिफाइंग पेपर होंगे वो चाहते हैं रियलिटी में आप लोग इनको क्वालिफाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आप लोगों को फेल करना चाहते हैं। तो इसलिए छोटी सी ये बेसिक बात है, आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं पेपर 1 के बारे में जो कि नॉर्मली एसए होता है। आप लोग को देखने को मिलेगा इसका सिलेबस जो है वो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। यानी कि ये मानते हैं कि एसए का पेपर लिखते लिखते हालत खराब हो जाती है, पर सिलेबस का यूपीएससी कुछ बताती नहीं है, बस 2.5 लाइन लिखकर छोड़ देती है आप लोगों के ऊपर कि अब आप सोच लो क्या है। मतलब क्या हो गया, कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एक एस्से लिखने हैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर में, यानी कि 2 एस्से वो आप लोगों को देंगे। बेसिकली कहने के लिए तो टोटल 8 एस्से रहते हैं नॉर्मली, ठीक है, पर उनमें से आप लोगों को 2 एस्से लिखने होते हैं 125 नंबर के, यानी कि 250 नंबर में आप लोगों को 2 निबंध लिखने होते हैं इस पर्टिकुलर जो आप लोगों को यहां पर पेपर के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्रेडिट देंगे अगर आप लोग इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हो जो कि उन्होंने मांगा है आप लोगों से। कई बार क्या करते हैं, कई सारे उल्टी सीधी चीजें लिख कर आ जाते हैं। आप लोगों को बता दूं यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग भी देती है। आप लोगों ने अगर पुरानी मार्कशीट उठा के देखी होगी, कोई हद से बदतमीजी अगर करता है, कुछ उल्टी सीधी चीजें लिखकर वहां पर आ जाता है, ठीक है, तो भाई साहब गाने लिखकर आ गए, पता नहीं शायरी लिखकर आ गए, तो बकायदा नेगेटिव मार्क्स का भी प्रोविजन है यूपीएससी के पास में, और ये आप लोगों को मार्कशीट में देखने को मिलता है। ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी अगर पुरानी मार्कशीट आप लोगों ने देखी है, ठीक है। ऐसे में वो आप लोगों को ये चाहते हैं कि आप लोग एक पैरे से दूसरे पैरे में कब आप लोग स्विच कर गए पता भी ना चले, इतने सिस्टमेटिक वे में निबंध आप लोगों का लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि वो आप लोगों की जो राइटिंग स्किल है, चीजों को कनेक्ट करने की जो स्किल है, अपने टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने की स्किल है। और ये स्किल क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये चीजें आप लोग एक प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। और स्किल कभी भी आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग इमीडिएटली कोई बोलेगा ले बटन दबा दिया तुझे स्किल आ गई, नहीं। आप लोग लिखना, बोलना, या फिर आप लोग कोई भी ऐसी चीज अगर कर रहे हैं, मिस्त्री बन रहे हैं कोई इंसान, तो बकायदा स्किल के थ्रू बनाए। वो एक जगह पे बता देगा कि यहां पर गड़बड़ है। कोई डॉक्टर अपनी स्किल से डॉक्टर बनेगा, कोई भी आप लोग देख सकते हैं कोई टीचर होगा, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, टॉपिक को समझाएगा, तब जाकर उसके एक स्किल टीचर आप लोग बोलेंगे। तो स्किल हर जगह रिक्वायरमेंट होती है यहां पर। तो ये आंसर राइटिंग स्किल ही आप लोग को एक अच्छा निबंध लिखवाएगी। इसलिए यहां पर कुछ नहीं लिखा है, वो ये मानते हैं कि जितना आप लोग पढ़ोगे अलग अलग पेपर के अंदर में, वहां से आप लोग की पूर्ति हो जाएगी। ये बात आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ज्यादा नहीं लिखा है, बस कह रहे हैं कि दबाकर प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ओके। कंफ्यूज मत होना, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कि पेपर 2 का मतलब है यहां पर जनरल स्टडी पेपर 1। तो यहां पर जीएस पेपर 1, क्योंकि पहला पेपर जो होता है वो निबंध का हो जाता है, तो इसलिए यहां पर जीएस पेपर 1 लिखा गया है।
आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो सिलेबस है ना, इसको देखकर डरना मत। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इसको सिस्टमेटिक वे में अंडरस्टैंड कर लोगे तो ये आप लोग को बहुत ही आसान लगने लगेगा, और फिर आप लोगों के माइंड में आप लोग इसको रिकॉल कर 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 आप लोग इसको याद कर लोगे, तो आप लोग बेसिकली कुछ भी पढ़ोगे तो ये बहुत सारा टाइम आप लोगों का सेव करने वाला है। कुछ भी सिलेबस के इर्द गिर्द जाकर मत पढ़िए, सिलेबस से दूर जाकर कोशिश करना सिलेबस पर स्टिक रहो, क्योंकि बाद में पीएचडी कर लेना, पहले एग्जाम क्लियर करना है, तो वो आप लोगों को रास्ता दिखाने का काम आप लोगों को सिलेबस करेगा। यहां पर क्या बोला गया है, इंडियन जो हेरिटेज और कल्चर और हिस्ट्री, यहां पर ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और यहां पर सोसाइटी। आप लोगों को याद होगा मैंने जब प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों को बताया था तो वहां पर हिस्ट्री में मैंने आप लोगों से बात की थी कि वो इंडिया हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पर लेकिन ज्योग्राफी वर्ल्ड की बात कर रहे थे प्रीलिम्स में, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को दोनों में आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट है, ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों की बात आप लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि ये आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं। अभी सुनने की कोशिश करना, बड़ी आसान शब्दों में सारी बातें आप लोगों की क्लियर होती चली जाएंगी, आप लोग चीजों को समझते हुए चले जाओगे। बोला क्या गया कि इंडियन कल्चर जो कवर करती है जो सैलिएंट फीचर होते हैं बेसिकली आर्ट फॉर्म में, लिटरेचर फॉर्म में, आर्किटेक्चर में, एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, यानी कि एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक का, मॉडर्न टाइम तक का, यानी कि आज तक की भी आप लोग बात कर सकते हो, और उन्होंने लिख भी दिया आगे चलकर अंटिल प्रेजेंट। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है आज की डेट में भी हमारे देश के अंदर में मंदिर और मस्जिद को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि पुरानी जगह पहले मंदिर हुआ करते थे, उनको तोड़कर मस्जिद बनाई और फिर वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों के लिए कल्चर का पार्ट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, इसलिए कहता है कि आप लोग इसको मॉडर्न टाइम तक भी कवर करना है। तो ये बाकायदा आप लोगों को यहां पर लिख दिया गया सिलेबस के अंदर में। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये बेसिकली बात करता है मिडिल 18th सेंचुरी से लेकर, और यहां पर बेसिकली ये अंटिल प्रेजेंट यानी कि अब तक, ये समझिएगा थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैच है, कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। ये बात करता है लगभग 1857 की क्रांति से लेकर आज तक का। आज तक का मतलब क्या है कि प्रेजेंट टाइम पर भी जो आप लोगों की सरकार चल रही है, इसकी भी पॉलिसी नीतियों के बारे में आप लोगों से, इवेंट के बारे में, आर्टिकल 370 चेंज कर दिया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया कुछ राज्य को, या पुराने टाइम पर पुरानी यूनियन टेरिटरी को राज्य बना दिया, या फिर हमारे देश के अंदर में कब रिजर्वेशन आ गए, यहां पर किस तरीके से हमारे देश के अंदर में क्या क्या मेजर इवेंट इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटी के बारे में, और क्या क्या इश्यूज चले हुए आ रहे हैं हमारे देश के अंदर में। कई बार बात करते हैं रिजर्वेशन को हटा दो, पर लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देकर और बढ़ा दिया, तो ये क्या चक्कर है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज होते हैं, ये सारे के सारे रेगुलरली आप लोगों के न्यूज़पेपर में कवर होते रहते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री में भी न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आज चला गया वो हिस्ट्री बन गया, ये समझो। आप लोगों की जिंदगी में से जो दिन चला गया अब वो हिस्ट्री बन चुका है, ये समझो। तो ये इसलिए कहते हैं अनटिल प्रेजेंट, तो सारी बातें करते हैं, यानी कि जब देश आजाद हो गया ना, संविधान बन गया, वहां तक की हिस्ट्री नहीं कहते, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट को भी कहते हैं, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में कैसे कैसे देश के अंदर में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बने, उनके टाइम पर किस तरीके से 5 ईयर प्लान आए, इंदिरा गांधी जी के ड्यूरेशन में इमरजेंसी आई, उसके बाद में चलकर हमारे देश के अंदर में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर किए गए, उनको रिसेंटली अभी भारत रत्न भी दिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इवेंट है, इनके बारे में आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करता है यूपीएससी कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप लोगों को बकायदा लिख दिया गया है। आखिर क्यों लिख दिया गया है? क्योंकि ये वो एक ऐसा एरिया है जहां से हमारे देश में आशा की किरण जगना स्टार्ट हो गई, इसलिए यहां पर अलग अलग जो भी कंट्रीब्यूटर थे या कंट्रीब्यूशन थे यहां पर, उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कहां से हमारे देश के अंदर में आदिवासी रिवोल्ट हुए, कहां पर हमारे देश के अंदर में 1857 की क्रांति चली, कहां पर किसानों ने विद्रोह किया। तो ये बाकायदा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को उनके बारे में पता हो, क्योंकि हिस्ट्री जानोगे तभी कमांड करोगे। अंग्रेजों ने रूल कैसे किया? उन्होंने पहले हमारी हिस्ट्री समझी, तब जाकर उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने यहां पर लिख दिया है, जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था। यानी कि ये कह रहे हैं आप लोगों को, ये सारी चीजें आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में पढ़नी है, इसको जरा सा भी आप लोगों को लापरवाही से नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखते हुए चलिएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। ठीक है, अभी आगे बात करता हूं आप लोगों से। यहां पर आप लोगों से बात की जा रही है किसके बारे में? यहां पर बात की जा रही है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इवेंट 18th सेंचुरी। आप कहोगे सर 18th सेंचुरी से ही क्यों?
यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही क्यों, वर्ल्ड वॉर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के ऊपर में अंग्रेज रूल कर रहे थे, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उससे हमारे देश के ऊपर में इंपैक्ट पड़ा। क्यों? हमारे देश के अंदर से वो रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जा रहे हैं, हमारे देश की लेबर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर बर्बाद कर दी ताकि यहां से उनके पास में लैंडलेस लेबर फोर्स बन जाए ताकि उनका इस्तेमाल वो कर सके। वर्ल्ड वॉर जब चली, यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खासकर, उसने हमारे देश पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अंग्रेजों की पकड़ हमारे ऊपर ढीली हो गई। ये सारी चीजें जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि कैसे हमारे देश की बाउंड्रीज जो है वो तैयार हुई है, कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश अलग निकल गए, यहां पर कैसे कोलोनलाइजेशन अंग्रेजों ने यहां पर रूल किया, कैसे उसको डीकोलोनलाइजेशन किया गया और कैसे पॉलिटिकल फिलोसफी यहां पर काम आई। आप लोगों ने मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा, वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे यहां पर कम्युनलिज्म के बारे में पूछ लेंगे आप लोगों से, कैपिटलिज्म के बारे में पूछ लेंगे, सोशलिज्म के बारे में पूछ लेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इनके ऊपर में कम से कम आप लोगों को 150 से 200 वर्ड लिखने आने चाहिए, तभी आप लोग जलकर इसको कंट्रोल कर पाओगे। अगर इतना आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो फिर दिक्कत में पड़ते हुए नजर आओगे। तो आप लोगों को इसके ऊपर में कमांड होनी चाहिए, ठीक है। इसी के पास में बात की जा रही है कि फॉर्म्स एंड इफेक्टिव्स क्या क्या है, यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, ये सारे क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो जैसे यूएसए क्या हो गया, यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माना जाता है, चाइना एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम भी मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि आज के में सब मिक्स्ड इकोनॉमी ही है क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। हमारी खूबसूरती इसी में है कि हम लोग डाइवर्स कंट्री है। ये भी पूछा गया है वुमेन और जो बेसिकली बात करते हैं उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या पॉपुलेशन, ये ऐसे इशू हैं गरीबी जो कि आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप लोग एक आईएएस ऑफिसर बन गए, कल को चलकर एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर बन गए, अब वहां पर अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां पर दुनिया बढ़ती जा रही है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आप लोगों से बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे इंपैक्ट डाल रही है इंडियन सोसाइटी के ऊपर में। आज की डेट में हम लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ये हमारे देश का खाना नहीं है भाई साहब। हम तो भाई साहब शुद्ध ऐसे सामान को खाने वाले लोग थे जो कि सिस्टमेटिक वे में हम अपने ही देश के अंदर में एक इफेक्टिव वे में दुनिया भर के मसालों का इस्तेमाल कर अपनी एक टेस्टी व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग एरिया में अलग अलग डिश फेमस है हमारे देश के अंदर में, फिर भी पिज्जा खाना स्टार्ट कर दिया, बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया, जो कि हर जगह कॉमन ही है आज की डेट में देश में। तो ये सोसाइटी पे ग्लोबलाइज इंपैक्ट बोल सकते हैं। खाना पीना आज की डेट में हमारा रहना सहना, हम जिस तरीके से वो ग्लोबलाइज इंपैक्ट में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। सोशल इंपावरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें कम्युनलिज्म या फिर रीजनलिज्म या फिर सेक्युलरिज्म, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं। खासकर जब बात करते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, रीजनलिज्म के बारे में, इस राज्य ने अपने लोगों को अलग से रिजर्वेशन दे दिया। सेक्युलरिज्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम इनके बारे में बात करें, अलग अलग रिलीजन के बारे में, तो इसको लेकर अलग अलग आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है टाइम टू टाइम। इसलिए अगर पता होगा आप लोगों को इनके बारे में कि इनका मीनिंग क्या है, तो ही आप लोग समझ पाओगे रियलिटी में कि हाँ भाई साहब ये टॉपिक हम लोग को न्यूज़पेपर में आ रहा है, पढ़ना है या फिर ये टॉपिक छोड़ना है, यानी कि ये आप लोग को तैयार कर रहे हैं वो चीज अंडरस्टैंड करने में। इसी के साथ में वर्ल्ड फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसको समझोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि अच्छा यहां पर ये इशू इसकी वजह से हो रहा है, ये चीज यहां पर पाई जाती है। तो ये समझ सकते हैं किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे ही देश में अंग्रेजों ने आके रूल किया आसानी से, क्योंकि एक तो लोकेशन देख सकते हैं आप लोग यहां पर, और रिसोर्सेज की भरमार थी यहां पर। किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, ये इंडस्ट्री कैसे बढ़ी, मैंने हजारों बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि चाइना क्या है, वो पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी पर गया, इनके पहले एग्रीकल्चर, फिर वहां से रॉ मटेरियल निकला और फिर उन्होंने उसके मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट की, तब जाकर इंडस्ट्री डेवलप हुई। हम लोगों ने प्राइमरी से सर्विस पर जंप कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया, यानी कि मेक इन इंडिया अब आया हमारे देश में, इसलिए चाइना आगे निकल गया, लोगों को जॉब नहीं मिली हमारे देश में। तो ये चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इंडियन जो आप लोग बात करें जियोफिजिकल जो फिनोमिनन है, जैसे अर्थक्वेक आ गया अभी रिसेंटली, दुनिया भर के भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आ गई, वोल्केनो एक्टिविटी हो गई, साइक्लोन हो गया, उस देश में साइक्लोन फट गया, क्वेश्चन पूछ लिया कि साइक्लोन कहां कहां फटते हैं, रिंग ऑफ फायर क्या है, सुनामी आ रही है, जापान में कई बार आ चुकी है पहले भी, किस तरीके से इंपैक्ट डालती है आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। वहां पर ज्वालामुखी फट गया तो कैसे हो गया, इसके फीचर, लोकेशन और कैसे चेंजिंग नेचर हो रहा है, क्रिटिकल, ये सारी चीजें आप लोगों से मांगी जाती है। और वाटर बॉडीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, पिघल रही है, उसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि पेड़ पौधे और फूल पत्ती और जानवरों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें। तो कहने का मतलब यह है
कि यहां पर जो ये सारी चीजें लिख दी गई हैं ये आप लोगों को बताएंगे कि क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसलिए एक एक टर्म जो है उस पे आप लोगों को बकायदा अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। एक बार आप लोगों ने सिलेबस को घूट के पी लिया, ये समझो कि यूपीएससी की आप लोगों की मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 75 से 80% प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, बस अब आप लोगों की प्रैक्टिस बच गई है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का, वैसे बोलूं तो आप लोगों का बेसिकली जीएस पेपर बेसिकली 2 था, और वैसे आप लोगों का बोला जाए जीएस पेपर 1 था, वैसे बोला जाए तो आप लोगों का पेपर 2 था। पेपर 2 का जीएस पेपर 1 आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों का नॉर्मली क्या आता है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और वर्ल्ड सोसाइटी, ये मोटी मोटी हेडिंग है, और बाकी अंदर क्या क्या है इसके अंदर में वो मैंने आप लोगों को एक एक कर एक्सप्लेन कर दिया, तो डाउट कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे यहां पर कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो जेंडर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज कर रही है कि वो भी अप्लाई करें। हर एक पेज के नीचे ये लाइन बकायदा यहां पर लिखी गई है, तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कोई भी डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में देख ली। ओके दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे पेपर 3 के बारे में, या फिर आप लोग बोलो जनरल स्टडी पेपर 2। ठीक है, इसके अंदर में गवर्नमेंट जो भी आप लोग गवर्नेंस रहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जो पॉलिटी रहती है, सोशल जस्टिस रहता है, या इंटरनेशनल रिलेशन रहते हैं। एक बच्चा कह रहा था जब मैंने पेपर डिस्कशन किया था उस टाइम पर कि सर ऐसा लग रहा है ये तो सारा आपने पढ़ा रखा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि करंट भी पढ़ा रखा है, पॉलिटी भी पढ़ा रखा है, सब कुछ आप लोगों को बेसिकली फ्री मिल जाता है, यूट्यूब पर है, तो उसके चलते आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आप लोग देखोगे, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, किस तरीके से हिस्टोरिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर, अमेंडमेंट, क्या क्या सिग्निफिकेंस, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये रेगुलरली न्यूज़पेपर में आप लोग को आते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पॉलिटी में बकायदा बेसिक है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनियन और स्टेट की, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, आप लोग समझ सकते हैं कैसे पावर डिवोल्यूशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए मैंने आप लोगों से। तो उसमें फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसी के साथ में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आएंगे तो पावर जो है वो नीचे तक जानी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे देश में इंस्टीट्यूशन काम करते रहे, जुडिशरी अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, लेजिस्लेटिव अपना काम करे, एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर न करे। इसी के साथ में ये काफी डिफरेंट है, हम लोगों का संविधान अलग अलग देश का संविधान मिलाकर बनाया गया है, ये तो आप लोगों को पता है, तो फिर भी हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग कहां पर बेटर हैं और दूसरे से क्या सीख सकते हैं। यानी कि हमारा संविधान कहता है कि सीखते सीखते आगे बढ़ते रहो। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग क्या है, कैसे कैसे आप लोगों को गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी बातें कई बार एक्सप्लेन की है, ये बकायदा पार्ट है यहाँ पर मेंस के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जुडिशरी के बारे में भी आप लोग देखते हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में भी, या फिर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट रहते हैं, इवन प्रेशर ग्रुप के ऊपर भी चैप्टर पढ़ा रखा आप लोग को पॉलिटिक्स के अंदर में आप लोग देखोगे। फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ये बकायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये इलेक्शन के टाइम पर आप लोगों को बार बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर में बेसिकली किस किस एरिया में क्या क्या काम किया जा सकते हैं। 50 और 51 दो कानून है यहाँ पर जनता के लिए और पॉलिटिशियन के लिए। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट रहती हैं, आप लोगों को पता है गवर्नर की पोस्ट हो गई, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, या फिर कैग की हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट हो गई, अटॉर्नी जनरल पोस्ट हो गई। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बकायदा अलग अलग चैप्टर है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी या फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडी आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में हमारे देश के अंदर में, जैसे कई सारी स्टैट्यूटरी बॉडी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर काम करती हुई नजर आती है, जो कि कानून के थ्रू बनाई जाती है, और इसी के साथ में जुडिशियल, यहाँ पर उनके पास में जुडिशियल पावर भी देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ये बकायदा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या बना रही है, कैसे कैसे यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेगुलर इसके ऊपर में आर्टिकल किए जाते हैं। इतनी सारी एनजीओ को सरकार ने बैन कर दिया, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अलग अलग ग्रुप किस तरीके से, डोनर, चैरिटी इंस्टीट्यूशन, ये सारा सिलेबस के अंदर में लिखा गया है कि किस किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें चलती है। और वेलफेयर वनरेबल सेक्शन, जिसमें आप लोग वुमेन, बच्चे, बुजुर्ग, उनके बारे में, तो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है। बाकायदा स्कीम लेकर आनी पड़ेगी, कानून बनाने पड़ेंगे। लिखा नहीं आप लोगों ने कि सरकार ने कानून बना दिया महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर 33% रिजर्वेशन देने के लिए, तो क्या है ये उनको इंपावर करने का तरीका है यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू सोशल सेक्टर सर्विस, जैसे हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, अगर हमारे देश के अंदर में अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो किस तरीके से हम लोग जनता को सही लेकर आगे चल पाएंगे। तो गरीबी को मिटाएंगे नहीं तो कैसे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। करप्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी के चलते मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट का मॉडल आगे यहाँ पर, तो इसमें सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है।
रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इंडिया और नेबरहुड के साथ में रिलेशन आप लोग समझ सकते हैं, जब तक हम लोग आज की डेट में किस कंट्री के ऊपर में एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, किस कंट्री के साथ में आप लोगों को पता है लिथियम ट्रायंगल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो अगर हम लोग पता होगा कि हमको बैटरी बनानी है देश के अंदर में, तो कौन कौन से देश से ला सकते हैं, क्या हमारे देश में भी हम लोगों ने खोज लिया है। बायलैटरल रिलेशन, रीजनल ग्रुपिंग के बारे में बात करें, अभी आप लोगों को पता है हम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं, I2U2 हो गया, ये ऐसे ग्रुप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ब्रिक हो गया, या फिर यहां पर क्वाड हो गया। ये क्या है, ये एक तरीके से एक ऐसी कंट्री के साथ में रिलेशन है जिसके साथ में थॉट हमारे जैसे हैं, ठीक है। और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस देश में हमारे देश के लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डायस्पोरा है, तो उसके साथ में कैसे रिलेशन बनाने हैं, तो ये भी जरूरी है। पॉलिसीज और जो पॉलिटिक्स होती है, डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश के इलेक्शन क्या हो रहे हैं, ये यूएस से सोच रहा है कि वो इंपैक्ट करते, पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसमें इंटरफियर किया जा रहा है। तो इंडिया का इंटरेस्ट जहां जहां पर है उनके ऊपर हमारा फोकस रहना भी जरूरी है, ठीक है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WHO हो गया, या फिर वही आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UN हो गया, इनमें रिफॉर्म के बारे में बात की जाती है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। तो GS पेपर 2 का पार्ट है ये सारा का सारा, डायरेक्टली आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी जो आप लोग डेली रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, ये समझ लो कि ये यहीं से ही पूरा का पूरा बना हुआ है आप लोग का, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लोग मेंस के बारे में बात करते हैं। इवन ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि न्यूज़पेपर पढ़कर उन्होंने मेंस निकाल दिया, और ये झूठ नहीं है, ये रियलिटी है जब आप लोग यहां पर सिलेबस को देखोगे सिस्टमेटिक वे में उठाकर। तो दो पेपर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, GS पेपर जो आप लोगों का सेकंड है और थर्ड है, वो मैक्सिमम न्यूज़पेपर से कवर होता है। इसको यहां पर GS पेपर 4 बोल रहे हैं क्योंकि पहला ऐसे का पेपर था, और यहां पर इसको GS पेपर 3 बोल रहे हैं जो कि यहां पर नंबरिंग के बेसिस पर है। इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें बायोडाइवर्सिटी, इसमें इन्वायरमेंट, इसमें सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेन जो बेसिकली हेडिंग है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। जैसे आप लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, कभी भाई साहब इन्फ्लेशन हो रहा है तो कभी मंदी आ रही है, कभी तेजी आ रही है, ठीक है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसकी बेसिस पर कितना हम लोगों को जॉब दे रहे हैं, ये सारी बातें आप लोगों को बाकायदा टॉपिक लिखकर दे रखे हैं। इसीलिए कई बार आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, खासकर महिलाओं की इंप्लॉयमेंट पर अलग से बातें आ रही है निकलकर, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, सबको साथ में लेकर चलेंगे। और गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर में बाकायदा मेंस में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, कैसे बजट तैयार करती है, लक्ष्मीकांत में पूरा चैप्टर है और मैंने डिस्कस भी कर रखा है शानदार तरीके से कौन कौन से फेज होते हैं। जरा बताइए, देखता हूं कौन बताता है। आज की डेट में MSP को लेकर चक्कर चल रहा है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है हमारे देश के अंदर में, किस तरीके से हम लोग वहां पर सिंचाई करते हैं, कैसे हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग बेचते हैं उसको ले जाकर मार्केट में, तो किसानों से रिलेटेड पूरा मुद्दा है। इवन बात करते हैं कि ई टेक्नोलॉजी फार्मर को भी ऐड दो और उसको उनसे रिलेटेड इशू को आप लोग लेकर चलो ताकि किसान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा दवाइयां छिड़कने के लिए आज की डेट में। फार्मर के लिए डायरेक्ट सब्सिडी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाकायदा चैप्टर है आप लोगों का यहाँ पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोगों का पार्ट है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से फंक्शनिंग लिमिटेशन के बारे में बात की जाती है। फूड सिक्योरिटी जो कि कानून है बाकायदा, और टेक्नोलॉजी जो आप लोगों को यूज करते हैं, इकोनॉमिक और एनिमल जो हस्बेंड्री या रेयरिंग के बारे में बात करते हैं, ये सिलेबस में मेंशन किए हुए टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे दिक्कत में रहती है, किसानों का सामान खेतों में ही बर्बाद हो जाता है। उसमें लोकेशन के आसपास में कैसे आप लोग कोल्ड स्टोरेज चेन बना सकते हैं, सप्लाई चेन कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देख लो। लैंड बंजर हो गई है, कैसे उसको इंपावर करना है, फिर से उसमें रिफॉर्म लाना है, ये देख लो। बाकायदा टॉपिक आप लोगों का मेंशन किया गया है। इफेक्टिव लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को कैसे लेकर चलना है ताकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छे से लेकर आ सके और इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखे, तभी तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसके बारे में बात की जा रही है। अलग अलग पोर्ट बना रहे हैं, अलग अलग रोड बना रहे हैं, एयरवेज बना रहे हैं, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बाकायदा इसके अंदर में। इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसा होना चाहिए, आप लोगों को पता है FDI आती है, FII आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर दूसरे दिन आर्टिकल लिखने को आता है आप लोगों का, ये बाकायदा पार्ट है आप लोगों का। और एवरीडे लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बताते हैं बाकायदा। इस पे तो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया आप लोगों को कई सारे आंसर राइटिंग ग्रुप में भी कि कैसे इंडियन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपैक्ट है और कैसे आप लोग उसको पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो। ये इसरो के इंपैक्ट के बारे में भी डायरेक्ट बात की जाती है। हर एक इंसान को कहीं ना कहीं जो खासकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा है, IT, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख देना चाहिए था। ये यहां पर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इसका पार्ट है। कैसे हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, डिग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर में कई सारे आर्टिकल आए, देखने को मिला आप लोगों से।
कभी लैंडस्लाइड हो रही है तो कभी कहीं पर आप लोग को बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो डिजास्टर के बारे में बात की जा रही है यहां पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में डेवलपमेंट किस तरीके से, एक्सट्रीमिज्म भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको कैसे लेकर चल सकते हैं, कैसे एक्सटर्नल स्टेट यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो दूसरी कंट्री या नॉन स्टेट एक्टर यानी कि टेररिज्म वो इंटरनल सिक्योरिटी को बर्बाद करता है, इसके बारे में भी आप लोगों का टॉपिक है बकायदा। चैलेंज क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे देश के अंदर में आज की डेट में, रोल ऑफ मीडिया क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से साइबर थ्रेट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे डेली आप लोगों को रेगुलर न्यूज़पेपर के अंदर में टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इतना फोकस देकर पढ़ाता हूं वहां पर। सिक्योरिटी चैलेंज और उसके लिए आप लोगों को बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम बकायदा वर्ड मेंशन कर दिए गए हैं, और वेरियस सिक्योरिटी फोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बार बार कि ये फोर्स कौन से बॉर्डर को हमारे सेव करती है, तो ये भी आप लोगों को यहां पर डायरेक्टली मेंशन है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट लिख रखा है, ये आप लोगों को मैंने यहां पर समझा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे रेगुलरली आप लोग देखते रहते हो, तो यहां से ये पॉइंट निकल कर आते हैं जो कि आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ओके, मैंने कहा था कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, पर लेकिन सिलेबस का एक एक पॉइंट मैं आप लोग को बता दूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि एक बार कवर कर लिया तो जिंदगी भर आप लोगों का मजा आने वाला है। जब तक आप लोग एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तब तक ये काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये जो आप लोगों का पेपर 5 है, जिसको आप लोग जीएस पेपर 4 या फिर एथिक्स भी बोलते हो, ये बेसिकली ऐसा पेपर है जो आप लोग को आसपास ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए यहां पर इन्होंने स्टार्टिंग में सिलेबस को बताने से पहले यूपीएससी ने बाकायदा आप लोगों के लिए यहां पर मेंशन कर दिया है स्टार्टिंग में, अगर आप लोग देखोगे चीजों को, कि दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन जो टेस्ट करते हैं कैंडिडेट का जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, इशू रिलेटेड टू, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, प्रोबिलिटी हो गया, यानी कि ईमानदारी कितनी है पब्लिक लाइफ में। देखो इंसान के बारे में आप लोगों ने ये सुना होगा कि असली इंसान का कैरेक्टर तब पता चलता है जब उसके हाथ में पावर होती है, जब तक पावर नहीं है तब तक कुछ नहीं है। पावर आने के बाद में वो कैसे यूटिलाइज करता है उसको, आईएएस बन गए उसके बाद में क्या आप लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हो, तो किस तरीके से आप लोग चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं उनके साथ में डील कर रहे हो, तो ये आप लोगों को सिखाते हैं। इसमें एथिक्स बहुत बड़ी चीज है, ह्यूमन इंटरफेस, इसमें आप लोग किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज है, कहते हैं ना जैसा घर ऐसा ही उसका, जैसा देश वैसा बेस, तो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, ये बातें देखने को मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट रिलेशन ये देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन जो एक्शन है उसका कहीं ना कहीं पावर उसको दो, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। तो एथिक्स की अलग अलग डायमेंशन यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। एटीट्यूड कैसे है कि किस तरीके से उसकी चीजें देखने को मिलती है, किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होता है अगर एक सिचुएशन में डाला जाता है, क्या उसको अगर कोई घूस देगा तो क्या उसकी मोरल वैल्यूज वो साइड में रख देगा, अगर उसको किसी ने 10 रुपए दिए तो नहीं ले रहा हूं भाई साहब, मैं तो एक ईमानदार आदमी हूं, किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए तो पिघल गया, उसके लिए 10 रुपए और 10 करोड़ मतलब क्वांटिटी में एक तरीके से मैटर कर रहा है, वरना पिघल जा रहा है, ज्यादा दो तो मैं पिघलू, थोड़े में नहीं पिघलूंगा, तो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, फाउंडेशन वैल्यूज क्या है, एक सिविल सर्विसेज के अंदर में क्या क्या इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, एम्पैथी होनी चाहिए। सिंपैथी तो आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली एम्पैथी होता है कि हम लोग उस चीज को भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो हम लोगों ने नॉर्मली फील किया उसका दर्द सेम फील हम लोग कर पा रहे हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं, खासकर सोसाइटी में वीकर सेक्शन। इसीलिए गांधी जी ने भी बोला था कि इस सेक्शन को हम लोग को पीछे छोड़ के नहीं देना है, चलना है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, नहीं कोई इमोशन कर बेवकूफ बनाकर चला गया। आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। मोरल वैल्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग अलग थिंकर के बारे में बात की जाती है, गांधी जी कैसे लेकर चले, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, खासकर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में भगत सिंह जी के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि इनके थॉट्स के डिस्कशन किए जाते हैं बाकायदा। इवन लबासना में जब आप लोग जाओगे वहां भी इनके बारे में पढ़ाया जाता है कि एक साइड में पढ़ा लिखा राजा था जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक, वो बेवकूफ बन गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। बिना पढ़ा लिखा राजा था जिसको अकबर बोलते हैं, वो चला के ले गया। तो पढ़ाई भी कई बार मैटर नहीं करती है, कई बार आप लोगों का सोचने समझने का जो तरीका है वो मैटर करता है। मम्मियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है फिर भी घर चला लेती हैं, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। स्टेटस और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एथिकल कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशन में, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा काम करेगा उसमें आप लोगों को अगर एथिकल चीजें अच्छी हैं, उसका लीडर कैसे है, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नमेंट, ये सारी की सारी आप लोगों की कॉर्पोरेट गवर्नमेंट मोरल वैल्यूज सारी आप लोग आसपास देखोगे
सारा सिस्टम वही है जो कि आप लोगों को आसपास दिखाई देता है कि कहीं भी करप्शन को अगर हटा दोगे तो शानदार तरीके से आप लोग काम कर पाओगे। ईमानदारी सर गवर्नेंस के अंदर में, ठीक है, पब्लिक सर्विस के अंदर में ईमानदारी की बात करें, अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, इसीलिए ईमानदारी के बारे में बात की जा रही है। और वो कब आएगा? जब लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट के अंदर में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ही से तो निकल कर आता है, कोड ऑफ एथिक्स कैसे काम करना चाहिए आप लोगों को, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं बाकायदा इसीलिए रखी गई है ताकि करप्शन को मिटाया जा सके और यहां पर पब्लिक फंडिंग का ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके। और वो तब होगा जब एक ईमानदार इंसान उस पोस्ट पर बैठा होगा। तो इसीलिए यहां पर ये चैप्टर डाल दिए गए हैं। पढ़ाया तो जाता है पर लेकिन ईमानदारी देखने को मिलती नहीं है फिर भी, ठीक है। इसीलिए केस स्टडी आती है आप लोगों के सामने ताकि आप लोग चीजों को हैंडल कर सको कि आपको सिचुएशन दे दी, वो समझना चाह रहे हैं कि सिचुएशन में पढ़ने के बाद में आप लोगों का माइंड कैसे चलना स्टार्ट होता है। इसलिए यूपीएससी आप लोगों को पहले ही परख लेती है भाई साहब, ये चीज आप लोग देखोगे यहां पर। नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों का आता है यहां पर, ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो यहां पर अगर इसका सिलेबस में डिस्कस करने बैठूंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 26 ऑप्शनल है। तो 26 ऑप्शनल का अगर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं कि 3 दिन तक लगा रहूंगा मैं इसके अंदर में। इसलिए आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने अपने ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो आप लोगों को यहां पर कवर करना है। और उसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर कमेंट बॉक्स में आकर बताना, आगे फिर उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। प्रीलिम्स इसी के साथ में मेंस के अलग अलग पेपर आप लोगों को सारे बता दिए मैंने एक एक कर उसके सिलेबस के बारे में सारी बातें कर दी। अब ऑप्शनल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आपको पुराने क्वेश्चन पेपर अगर यूपीएससी के चाहिए सारे तो आप लोगों को studyloverv.in वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर प्रीलिम्स और जो खासकर सी सेट से रिलेटेड काफी कंटेंट और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, या फिर फ्री क्विज भी आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। 4.9 की रेटिंग है एप्लीकेशन की, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट किस लेवल का होगा। साथ ही साथ में यूपीएससी की क्लासेस हैं आप लोग के सामने, सी सेट की क्लासेस हैं, जीएस की ऑप्शनल की क्लासेस भी आप लोगों की अवेलेबल मिल जाएंगी, एनसीईआरटी फाउंडेशन भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन स्टडी लवर वीर जाकर सर्च कर सकते हैं और आप लोग जाकर देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये फायदा आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं है आप लोग यहाँ पर तो आप लोग अपना पैसा जो है वो 7 दिन के अंदर में रिफंड भी ले सकते हैं, बिना किसी क्वेश्चन के आप लोग ये पैसे रिफंड कर दे जाएंगे। तो ये आप लोगों को उस पर्टिकुलर वे में ट्रीटमेंट मिल रहा है कि हाँ यार पढ़ाई और जो खासकर प्यार है वो कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लगेगा आप लोग सेटिस्फाई हैं तो सही है, नहीं सेटिस्फाई है तो अपनी मेहनत की कमाई है आप वापस से लेकर जाइए। तो आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, यहाँ पर आप लोग को बाकी और भी बहुत सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी जब आप लोग एप्लीकेशन को विजिट करेंगे। तो बाकी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना और इसी के साथ साथ में किस ईयर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे 26 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की या फिर 28 की, ये सिलेबस जो है आप लोग का सेम रहने वाला है। तो एक बार सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए और बाकी रेगुलर द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन आता है मॉर्निंग में उसमें आप लोग कनेक्ट करिए। सिलेबस वाइज आप लोग के टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाते हैं, बहुत ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इन चीजों का फायदा उठाओगे और जो बच्चे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं उनसे आप लोग फीडबैक भी ले सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा देख रहा है जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है एसएलवी के साथ में तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। तो ऑल द बेस्ट यार, शानदार तरीके से पूरी जी जान लगाकर मेहनत करिए। और फिर से कहता हूं, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसलिए एटलीस्ट कोशिश जरूर करिए जिंदगी में, बाकी जो रिजल्ट होगा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो आप लोगों को यहाँ पर लाकर इस पोजीशन पर रखा है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट उसके ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर और जिंदगी को आगे लेकर चलिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।